के बड़ा अफसोस होता है। बोलते हैं 36 महीना गाली, माँ की गाली दे रहे हैं। 36 महीना माँ के पेट में रह के आया वो आदमी बतावे हम ये काम किए वो काम किए। ये इस तरह की भाषा अमोर बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी मजबूत दावेदारी है कि मैंने जो किया है, वहाँ के लोग कह रहे हैं, इनके पिताजी ने काम किया, यही काम करेगा फिर। ठीक है, तो इनको कैसा मानते हैं आप लोग? लालू यादव को कैसा मानते हैं? देखिए, लालू यादव ने काम जो कर रहा था किया, लेकिन वो कभी इस तरह का जाति पाति की राजनीति नहीं किया। जो काम उन्होंने एक टर्म में किया है, 5 टर्म रहे हमारे विधायक अब्दुल जलील मस्तान साहब, 2 टर्म रहे सबा जफर साहब, और अभी के टर्म में अख्तर इमाम। ये ना वो 4 टर्म 5 टर्म वर्क करने वाले लोग, ना 2 टर्म करने वाले लोग, और ना 1 टर्म करने वाले लोग, ये सब मिलाकर भी हमारे पिताजी के काम को बराबर नहीं कर सके। इसी तरह सबा जफर, अभी तुम तरह की बात करते भाई, आपसे बड़े हैं, विधायक रह चुके हैं, विधायकों को कुछ गरिमा होनी चाहिए। अब तुम तरह के लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल? दोनों की हालात हमको बड़ा अजीब सा लगा। कुर्सी के लिए नीतीश कुमार की तरह इधर उधर नहीं, अरे नीतीश कुमार को क्या बोले, यहाँ से आती है। ये पलटू राम का संज्ञा भी दे दिया गया इनको। अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है तो आपका क्या क्या एजेंडा है, खासतौर से अमोर? बहुत अच्छा, ये सवाल हम जानना। यही सबको पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, करते कुछ है। ये कुछ नहीं, ये ड्रामा कंप्लीट है। लोगों को ये दिखाना है कि मुसलमान को हम तंग कर रहे हैं और तुम हिंदू एक हो। कोसी आलोक देखने वाले तमाम दर्शकों का खास प्रोग्राम खास मुलाकात में स्वागत है। और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर दानिश साहब, जो समाज सेवी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, और लगातार इनका पॉलिटिकल काम चलता ही रहता है। इनका ख़ानदानी विरासत एक पॉलिटिकल का है, और इनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं अमोर से, और इनका भी जो काम है वो भी सामाजिक राजनीतिक दोनों तरीके से चलता रहता है। दानिश जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपसे हम जानना चाहते हैं, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ कहा अभी। हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय खुद से दें और बताएं कि क्या आपका परिचय है, किस तरह से आप राजनीति में आए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश हुआ। मेरा गांव परसराई, पंचायत पचहत्तर, अमोल, जो 56 विधानसभा कहलाता है, वहाँ मेरा घर हुआ। मेरे पिता मोहम्मद मोइजुद्दीन मुंशी वहाँ विधायक रह चुके हैं। अमोर में उन्होंने अपना काम भी किया है, और उससे मेरा इसी परिचय ये है। और मैं इस समय मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट की मिलिया पॉलिटिक्स में कार्यरत हूँ, जैसा ने आपने परिचय दिया। अच्छा, अब चूँकि आप प्रोफेसर हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, है ना, और आपके पिताजी पॉलिटिक्स में रहे हैं, और अब आपका जो रुख है, हालांकि पहले से भी रहा है राजनीति में, लेकिन अब क्या इस बार आप चाह रहे हैं कि वहाँ से चुनाव लड़ें आप? देखिए, जैसा कहा है कि 30-35 साल से मैं कांग्रेस के राजनीति में सक्रिय हूँ। तब से सक्रिय हूँ जब बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था। और सरफराज अहमद साहब बिहार के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनकी अध्यक्षता में हमने काम किया है। उस वक्त हमारे जिला अध्यक्ष सैयद गुलाम हुसैन साहब थे, उनके नेतृत्व में हम यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष थे। और तब से लेकर अब तक जब चुनाव होता है, जब कुछ होता है, तो हम सबके साथ सक्रिय रहते हैं, और अब तो चले आ रहे हैं। नहीं, सक्रिय तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ने की जो दावेदारी है वो इस बार आप में लग रहा है कि कुछ ज़्यादा है, आप दावेदारी पेश करना चाह रहे हैं। हाँ, उसकी वजह है क्योंकि मैं कांग्रेस परिवार से हूँ। जैसा कि मैंने कहा, पिता मेरे कांग्रेस के विधायक थे, और मैं अब तक उस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। उस विचारधारा से कभी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ अब्दुल जलील मस्तान पिताजी के बाद वो बने, और वो लगातार जीत रहे थे। इसलिए कांग्रेस का विरोध हमने कभी नहीं किया। उनके चुनाव में भी हम जाते रहे, और अब तक चलते रहे। अभी इस वक्त सक्रिय होने की आप सवाल जो प्रश्न कर रहे हैं कि अब सक्रिय कहाँ हो रहे हैं इतने दिन के बाद, सक्रिय होने की वजह से हमारे विधायक अब्दुल जलील मस्तान साहब उनकी आयु 47 वर्ष की हुई आयु थी, 45-47 तब पहली बार विधायक बने। विधायक बने। और उसके बाद 8 टर्म गुजर गया,
5 टर्म वो विधायक रहे, 2 टर्म हारे। अभी अक्सर इमाम से है, यानी कि 8 पंचे 40 साल, 40 से 47 बाबा जी को 85-87 वर्ष का आयु हो चुकी है। वो चलने फिरने में उनको दिक्कत होती है। तो लोगों ने ये वहाँ आवाम की जनता ने कहा कि नहीं, ये अब इनसे हम लोग से नहीं हो पाएगा, हम चाहें कि आप आइए और अब स्पीच कीजिए। तो मैंने इस सवाल को मस्तान साहब के पास भी रखा। मस्तान साहब देखिए, आप उम्र हो गई, तबीयत अब क्या होती है, इस रमज़ान में हम उनके तबीयत उनकी बहुत ख़राब थी, गए भी थे, वो कहा भी था सर आपकी नज़र में जो भी नेतृत्व करने वाला हो उसको कप्तान अधिकारी बनाइए, और उसके बाद हम लोग गए परचम के पीछे हैं कहें। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमसे बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं, हम हैं तो क्या हुआ। खैर बहरहाल, लेकिन लोगों के आह्वान पर मैंने पहली बार अपना दावेदारी पेश किया है, पार्टी ने भी अपना दावेदारी दिया है और चल रहा है। हाँ, जलील मस्तान की बात आपने की। जलील मस्तान साहब को देखा गया था, रंजिता रंजन आई हुई थी यहाँ, हाँ। तो वो भी वहाँ मौजूद थे हाँ हाँ और मजबूती के साथ थे वहाँ की, ताकि ये लग रहा था कि शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। हाँ, आए तो थे। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये है कि आप जब दावेदारी पेश कर रहे हैं तो आपके पास बताने के लिए क्या कुछ है, क्या बताएंगे आप कि हमने ये किया है, क्या किया है? मतलब क्या 40 साल से या 35 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सिर्फ इसलिए आपको टिकट मिलना चाहिए? नहीं, मैं इस विचार में पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ अमोर के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 80-85 के बीच के टर्म में जो काम किया, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा रहा है। जो काम उन्होंने एक टर्म में किया है, 5 टर्म रहे हमारे विधायक अब्दुल जलील मस्तान साहब, 2 टर्म रहे सबा जफ़र साहब, और अभी के टर्म में अख्तर इमाम। ये ना वो 4 टर्म 5 टर्म वर्क करने वाले लोग, ना 2 टर्म करने वाले लोग, और ना 1 टर्म करने वाले लोग, ये सब मिलाकर भी हमारे पिताजी के काम को बराबर नहीं कर सके, जिसकी वजह से वहाँ क्या हुआ, आप कह रहे आप। और मैं अपनी पर, जहाँ तक आपका कि आप क्या कांग्रेस में थे, तो मैं स्टेट डेलीगेट रह चुका हूँ। सैयद मोइनुद्दीन साहब हमारे 22 के विधायक थे, उनके मैं प्रभारी था। उनके वक्त पे मैं सारा काम का उनके नेतृत्व में मैंने स्टेट डेलीगेट में सीताराम केसरी, जो कलकत्ता में अधिवेशन था, जिसका कार्ड भी बनता, आपको कार्ड भी हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस का अध्यक्ष। हाँ, कार्ड दिखाना था, कार्ड भी मेरे पास मौजूद है। वो डेलीगेशन में मैं वहाँ गया, और उसके बाद लौटने के बाद मोइन साहब एक बार हम लोग से कहे कि देखो जी, पटसन का दाम बहुत घट गया है, एक बार हम लोग को हंगामा करना पड़ेगा। तो मीटिंग भी, तो उस मीटिंग के बाद हम लोग पटसन का एक एग्जाम NS-31 22 में एग्जाम किया। अमोर के सारे लोग आए, 22 के लोग आए। उस वक्त पता नहीं क्यों मोइन साहब के आह्वान के होने के बावजूद अब्दुल जलील मस्तान उसमें नहीं आए। चंद्रशेखर झा आए थे, वो नहीं आए। लेकिन हमने वहाँ किया इत्तफाक से। उसका हल्का आपको बता दें, ये है कि उस वक्त SDO साहब आए, मुझे भाई हड़ताल तोड़िए, जाम हो रहा है, लंबा जाम हो गया यहाँ। SDO साहब जब मोइन साहब बोलेंगे भाई वो आज दानिश कर रहा है, उनसे पूछिए क्यों आपके कहने पर क्यों। तो आया तो भाई दानिश साहब ऐसा कीजिए कि विधायक जी आप ही पता तो टाल दिए हैं, तो आप क्या करते हैं। हम कह नहीं, DM जब तक नहीं आएगा, इतने लोगों के 70% जला रहे हैं, 1 क्विंटल 3% जल चुका। DM जब तक नहीं आएंगे हम लोग नहीं हटने वाले हैं। और उसके बाद DM को भी हमारे आए, DM ने हमें माला पहनाया और कहा कि आप छोड़ दें, हम भी आप अपनी चिट्ठी दीजिए, हम गवर्नर तक भेजेंगे। इस तरह काम हमेशा होता रहा। अच्छा, आंदोलन आप करते रहे? अभी हाल में खाड़ीहाट और इसका रसेली पुल के लिए भी हंगामा हो रहा था, उसमें भी हम धरना में। जन समस्याओं को लेकर आप हमेशा सक्रिय रहे हैं, कुल मिलाकर यही कहना है। अच्छा, ये बात बताइए, आप अपने पिताजी का जो कार्यकाल है उसको कहते हैं कि स्वर्णिम काल है, काफ़ी काम किया उन्होंने। हाँ, 25 वर्षों तक दूसरे लोग रहे या और ज़्यादा रहे, 40 वर्षों तक उन लोगों ने उतना काम नहीं किया। क्या क्या किया था उन्होंने? देखिए, सबसे पहले अमोर में उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस दी, निबंधन कार्यालय अमोर में। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफरल हॉस्पिटल लाया, जो पूर्णिया में एक चीज़ था, पूर्णिया ज़िला के लिए एक चीज़ था, जो पूर्णिया को आना था वो हम अमोर ले गए, और बहुत अच्छे से उस वक्त चल रहा था। उसके बाद उन्होंने बैसा पुल, रोहटा में बैसा पुल, बैसा में बना बैसा पुल, और पलसा में अमोर में पलसा पुल बनाया था।
जो विधायक फंड भी नहीं था। विधायक फंड बहुत कम था उस ज़माने, आप जानते होंगे 80-85 में विधायक फंड इतना नहीं था। 5 किलोमीटर सिर्फ बनाने को उन लोगों को मिलता था रोड, पक्की सड़क, एक 5 किलोमीटर प्रति हिसाब बनाया। ईंटा सोलिंग 20 से 25 किलोमीटर ईंटा सोलिंग का सड़क बनाया था उस ज़माने में। वो ऐसा ईंटा सोलिंग बनाया था कि बायसी से अमोर को गांव से जोड़ने के लिए, बिसारी गांव आप जानते होंगे, बिसारी से लेकर गढ़ा होते हुए बालूगंज तक का ईंटा सोलिंग उन्होंने करवाया था। एक फिर दूसरा दलमालपुर मालापाड़ा वाला रोड लेके जोकी से विधायक है, जो उस इनके साथ 2 विधायक जो बायसी के विधायक है मोइनुद्दीन साहब और जोकी हाट के विधायक मोहिदुर रहमान साहब, दोनों ने इनको धन्यवाद दिया था कि आपने बड़ा अच्छे से नेटवर्क को बायसी अमोर औटा को जोड़ा है। इसके लिए अब सब लोग ताजुब थे, कैसे आपने करवाया। ये मतलब एक तरह से आप मानते हैं कि उस समय ये जो काम हुआ, इस तरह का मजबूत काम बाद में नहीं हुआ। उसके अलावा एक काम और है, देखिए इलाका कब तरक्की करता है, शिक्षा आती है। शिक्षा के जगत में उस इलाके से सबसे पहले LLB थे फादर, हमारे विधायक मोहम्मद मोइनुद्दीन मुंशी साहब, वहाँ के पहले LLB थे और शिक्षा के प्रति बहुत सचेत थे। और इत्तेफाक से विधायक के साथ साथ मदरसा बोर्ड के भी मेंबर थे। अच्छा, मदरसा बोर्ड के और KRTC के भी मेंबर थे, कोसी रोड डिवीज़न के मेंबर थे। कि इसके मेंबर के तहत उन्होंने शिक्षा जगत 3 हाई स्कूल दिया उन्होंने। आपका 12 ईदगाह में मिल्लत हाई स्कूल सरवेली, झवाड़ी हाई स्कूल झवाड़ी, और अमोर में प्रोजेक्ट 10 हाई स्कूल अमोर, जो अभी कार्यरत है, बहुत अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। उसके अलावा मदरसा बोर्ड के मेंबर होने के नाते अमोर में दर्जनों मदरसा को अलहाक यानी कि सरकारीकरण उन्होंने करवाया, जो आज मदरसा के लोग सजाब हो रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ, ये तो ये काम ये है। एक काम उन्होंने और बहुत ज़बरदस्त किया था, वो काम ऐसा था जो हम अभी इसरार साहब MP जो थे विधायक, हम जब मरहूम साहब, उनसे भी जाते जाते वक्त हमने कहा था कि पापा का एक काम रह गया है MP साहब, तो क्या है, तो हमारा इलाका सैलाबी इलाका है, सैलाब को कुदरती का मामला है, ऊपर का कहर आता है, इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको फैला सकते हैं सैलाब तक। है प्रोजेक्ट हम यहाँ ऐसा प्रोजेक्ट था, फादर किए हुए थे। एक डेरा घाट पुल उन्होंने बनवाया था, यार केदवई गवर्नर थे, उन्होंने जब गवर्नर से उन्होंने कहा था कि भाई हमारा सैलाबी इलाका कैसे इसको किया जाए, तो एक प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार करा था, एक बैरिज टाइप का, हम लोग का शादीपुर के पास जगह है, जब ऐसे नहीं देगा मोहित साहब, जो अभी क्लास फ्रेंड थे आपस में, वो इत्तेफाक से गवर्नर के साथ साथ दोनों आदमी अलीगढ़ में साथ में क्लास फ्रेंड रहे, इसलिए उनको प्रोत्साहन बहुत मिलती थी। उन्होंने कहा कि देखिए आप ज़्यादा चाहे कोई एक लकड़ी पुल टाइप का बनाइए जो सैलाब में उड़ जाए, तालाब में वो उड़ जाए, और तब ताकि ये प्रोजेक्ट तैयार हो और वहाँ पहले उन्होंने लकड़ी पुल वहाँ डेरा घाट में बनाया गया, जिसके लिए हल्ला भी हुआ कि लकड़ी पुल क्या सैलाब में रुकेगा। फादर कुछ बोलते बहुत कम थे, बोले सियासत में उनका कलम बहुत मजबूत था, काम हर काम करते थे, बोलने से लोगों से मिलने या बोलने में वो राजनीतिक जो है विचारधारा जो होता आज के लोग दमंग होते हैं वो नहीं था, जिसके चलते लोगों से काम पर विश्वास था, विश्वास बहुत काम करते थे। और पता नहीं क्या वजह हुई, वहाँ के लोगों ने उस वक्त उनको हरा दिया। अच्छा, तो खैर वो हार जीत तो पॉलिटिक्स में होते रहता है, और वो माहौल और इस पे हारने से नुकसान मोहित साहब को या हमारे परिवार को नहीं हुआ, नुकसान हमारे इलाके को। आज 40 साल बैक हो गया है। अगर जिस तरह काम उन्होंने कर रहे थे, जो बायसी में आज सब डिवीजन बना, वो सब डिवीजन हमारा अमोर का होता। पॉलिटिक्स में कभी कभी बहुत कुछ मुद्दा बन जाता है, आप विकास करेंगे, विकास मुद्दा नहीं रहेगा, मुद्दा कुछ और बन जाएगा, है ना। तो हो सकता है क्योंकि पॉलिटिक्स देख रहे हैं देश की, कभी जाति बन जाता है मुद्दा, कभी धर्म बन जाता है, कभी संप्रदाय बन जाता है, तो कभी भौगोलिक क्षेत्र बन जाता है ना। तो बहुत कुछ बन जाता है। विकास हालांकि कहने की बात होती है, लेकिन लोग तो वोट इधर उधर कुछ कर ही लेते हैं। अच्छा, तो खैर चलिए, ये बात है, बहुत अच्छी बात आपने खोला, तो हम बता रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे यहाँ वक्त अभी वर्तमान समय में अब्दुल रहमान साहब AIM के हैं, वो काम में कुछ प्रयासरत है, काम हो, काम अब तक धरातल पर पूर्ण रूप से कोई नहीं आया, लेकिन इच्छा है उनकी, इच्छा है। वो यही कह के अमोर में आए थे
ये 5 टर्म हो रहा, 2 टर्म हो रहा, कोई आदमी काम नहीं किया, मोदी साहब जो काम किया था हम वही मोदी साहब की तरह काम करेंगे और आप काम कर रहे हैं। लोगों ने एक नई दिशा नजर आई और यकीन किया। हाँ और यकीन किया। एक एनआरसी का एक हंगामा था, लोग उससे मूवमेंट से जुटे, जो 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 फैक्ट है। हम ऐसी कोई गलत बात नहीं बोलेंगे जिससे पब्लिक कहे ये हम गलत बोल रहा है, ये क्या रहा है। उस पर एक एनआरसी का एक नया लोगों को दिशा लगा कि कोई नहीं आ रहा है, आज ये लोग लड़ता भी नहीं है, तो चलो इन लोगों को दोनों को रोको, नए नए लोग हैं। लेकिन आज अख्तर साहब जो बने हैं, जो काम कर रहे हैं, थोड़ा अफसोस होता है। ज़बान बहुत अच्छी उनकी, लेकिन अभी जो उन्होंने काम किया है और काम करने के बाद अभी जो उनका बाइक अभी आ रहा है, जो उनका वीडियो आ रहा है, देख के बड़ा अफसोस होता है। बोलते हैं 36 महीना गाली, माँ की गाली दे रहे हैं, 36 महीना माँ के पेट में रह के आया वो आदमी, बतावे हम ये काम किए, वो काम किए। ये इस तरह की भाषा अमोर बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसा ही सवाल जफर ने मतलब अभी कह रहे हैं कि जो भाषाई गरिमा है उसको गरिमा पार्लियामेंट्री लैंग्वेज अमोर की जनता कांग्रेसी इलाका है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इनको ऐसा जो पढ़े लिखे लोग पढ़े नहीं, जबान इतनी अच्छी उनकी है कि हम उनकी तारीफ करते हैं। वैसी के बाद हमारे पूर्णिया ये किस तरह की तारीफ हुई? जबान बहुत अच्छी है, अच्छी थी, लेकिन इस वक्त जो जबान से निकला हुआ नहीं, जो इस शब्द वक्त वो है। बौखला रहे हैं कि हमको अमोर का लोग हमको छोड़ रहा है, और इस बौखलाहट पे कुछ नहीं, से पहले कुछ हमको ये बात बताइए, जब आपने कहा कि जुबान बहुत अच्छी है, हाँ लेकिन उससे जो शब्द निकल रहे हैं हाँ, वो अच्छे नहीं है। तो अभी ये ये आज पार्लियामेंट चूंकि बौखला रहे हैं कि अमोर की जनता हमको इतना वोट दी थी, आज क्यों हमको छोड़ रही है, सब छोड़ के कोई जा रहा है। बौखलाहट भी हाँ आ रहा है। बौखलाहट, जितना उनका वर्कर है सब जन स्वराज में अच्छा, चला लास्ट गया। में दानिश साहब भी- अब एक बार जन स्वराज में चला गया, कुछ लोग जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, उनके वर्कर बिखर रहे हैं, इससे वो बौखला रहे हैं। और उसी तरह सवा जफर अभी तुम तरह की बात करते भाई, आपसे बड़े हैं, विधायक रह चुके हैं, विधायकों को कुछ गरिमा होनी चाहिए। अब तुम तरह के लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल? दोनों की हालात हमको बड़ा अजीब सा लगा कि क्या हो रहा है। अमोर में एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन वे में राजनीति चलती है, वहाँ ना गोलीबारी का मामला होता है, ना बुत कैप्टरी का मामला होता है, वहाँ सज्जन लोग हैं, सलीके से सब काम होता हाँ है। तरीके से काम होता है। और ये कांग्रेसी बेल्ट है, आज़ादी से अब तक कांग्रेसी लोग हमेशा जीते रहा है, जिसकी चलते मैंने नहीं है, मैं अब तक दावेदार, लेकिन इस बार मैं दावेदारी इससे दे रहा हूँ कि हमारे विधायक, भूतपूर्व विधायक, मंत्री भी रह चुके और मस्तान साहब कुछ काम किया है, ऐसी बात नहीं। काम नहीं किया तो उसे 4 टर्म 5 टर्म आए, उस इलाके में कुछ काम, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं किया जो हमारे बाबूजी की तरह चीज दिखा देगा। उनके, ये उनके बारे में ये भी कहा जाता है ना कि वो जिस बिरादरी से आते हैं उसकी संख्या ज्यादा है वहाँ, हाँ हाँ, ये वो भी एक फैक्टर बनता है। फैक्टर बता, तो वही बिरादरी का फैक्टर लेके अख्तर इमाम मिसरिया पड़ी है। दोनों आदमी आज तक अख्तर इमाम क्या किया है, जितना भी मस्तान का मेन गढ़ था उस गढ़ को कैप्चर कर लिया। ये तो जनता को समझने की जरूरत है ना कि आप कॉम्पिटेंट आदमी को दे रहे हैं या फिर आप बिरादरी के नाम पे दे रहे हैं। बिरादरी के नाम पर देंगे और आदमी काम करने का लायक नहीं होगा तो वो तो बिरादरी ही करते रहेगा। वो वोट कैप्चर कर लिया है। लास्ट टाइम अब्दुल जलील मस्तान साहब हारे थे तो उनको 30,000 वोट आए थे हारने के वक्त में। अमोर में वही जीत सकता है जो 55 से 60,000 वोट लाता है। ये भी हमको दाम आपको खोल के जो बता देना चाह रहे हैं। लेकिन आज की जो हालात है, अख्तर ने जिस तरह उनका वोट कैप्चर कर लिया है, जन स्वराज के लोग जैसे उसमें हावी हुए हैं, उसके अलावा आपका क्या नाम बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कुछ वर्कर उनके अगेंस्ट में आए हैं और कुछ जदयू के वर्कर, ये सारे लोग अख्तर इमाम और जलील मस्तान का वोट को डिस्टर्ब कर दिया है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं कुलैया हूँ, मेरे बाबूजी कुलैया रह चुके हैं। 2 विभाग में अमोर के जनसंख्या है, मुस्लिम दोनों हैं, दोनों खुदा की इबादत करते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, दोनों 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, सारी चीज़ करते हैं, लेकिन ज़बान दोनों की अलग है। लेकिन इतनी मुख्तलिफ है कि आप जाइएगा ना, आपको बता मज़ा है, 22 से गौटा तक जो रोड गई है, ये डिवीज़न ऑफ कार्ड्स का डिवीज़न का रोड बना, पता नहीं बर्मा सिल वाला रोड बनाया था और कास्ट डिवीज़न का रोड बना दिया। जो इस पार रोड से पश्चिम आप जाइएगा कभी, अब जाइए, आप लोग तो प्रेस वाले लोग हैं, आप लोग जाइएगा, देखिएगा, आपको हंसी आएगी कि रोड से पश्चिम, अरे कुलैया बोलने वाले छीछा बोलते हैं, अबे छी जावे छी,
ये बोले सर ये बात है। अब फिर वही जाइए पूरब साइड सुरजापुरी वाले हम सार तुम सार, लैंग्वेज आप तो देखते होंगे दोनों के, लेकिन दोनों के डिवीज़न रहने की बोर्ड का भी डिवीज़न बहुत फर्स्ट क्लास होता था। इस बार की बात मैं कर रहा हूँ, अभी जो हाल है क्योंकि सबा जफर नीतीश के साथ है, लोग गुस्से में है वक्फ बोर्ड का मामला लेके, तो वहाँ के लोग कंप्लीट हमारा 11-12 पंचायत में कंप्लीट लहिया बिरादरी से ये कम। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ी बात हम खोल के बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड की बात आपने छेड़ दी। हाँ। तो वक्फ बोर्ड में जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी का समर्थन किया और बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर के काम कर रही है, बीजेपी का कहना है कि हम कुछ सीमित लोगों के हाथ में जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी उसको हम आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मुसलमानों के बीच ही पहुंचाना चाहते हैं, आम लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन क्या इस बात को मानने के लिए तैयार है मुसलमान समाज की? नहीं, बीजेपी कतई नहीं, एकदम बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ की खेती भाजपा करती आई है और करती है। अभी भी क्या किया है अब समझ में नहीं आता है कि आप हिंदुस्तान के इतने बड़ी डेमोक्रेसी के आप एक तरह से आपको दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपको सबके बारे में सोचना चाहिए था। नहीं, आप सिर्फ झूठ सच कि भाई ये अब जब भाषण देने जाते हैं तो लगता है कि पूरा देश इनका आपका सब कुछ हो गया, कहीं 15 करोड़ भेज देते हैं, कभी 15 लाख भेज देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, समझ में नहीं। अभी वक्फ बोर्ड का जो मामला है, सच पूछिए तो इन्होंने ज़मीन को हड़पने का एक नया तरीका से किया। हर चीज़ अडानी अंबानी को देने की तैयारी है इनकी। जितनी भी चीज़ें हमारे कांग्रेसी परिवार के, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे नेहरू जी हों या राजीव गांधी हों, इन लोगों ने जितना काम किया है देश को बढ़ाने का, देश को प्रोजेक्ट करने का, जितना एम्स दिया, जितना IIT दिया, जितना ही दिया, उसको कहने के बाद इन्होंने वो सारी चीज़ को बेचने का काम किया। बंदरगाह सब दे रहे हैं भाई, क्या मतलब? आप बनाए थे क्या बंदरगाह बेच रहे हैं? उसी तरह आप बनाए थे क्या? उनका इसके पीछे तर्क ये है कि सरकारी संस्था ठीक से उसको डील नहीं कर पाती। नहीं, नेवर। उसके मामला एक मामला और साफ कर देते हैं। जब आप डील नहीं कर रहे, इनका एक ही मामला है खोल के, जो आरक्षण के दायरे में सरकारी जगह में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग हैं, इनको हम निकाल नहीं सकते, तो साला इसको दे दो प्राइवेट इनको हटा देगी और उनके हिसाब से चलेगा। ये सीधे हमर मारना हुआ। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और आरक्षण पे हम आरक्षण इधर सीधे हमर मार रहे हैं। और ये ढोंग आज कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी के आह्वान पर जो हंगामा हो रहा था कि हम जनसंख्या ये करेंगे, जनगणना करेंगे, अब ये लोग तैयार हो रहे हैं ये जाति के आधार पर करेंगे। अरे क्या बोलिएगा, वक्फ बोर्ड का जो मामला आपने सवाल किया उसका जवाब दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड का इन्होंने ऐसा कर दिया है कि ये आज़ादी से पहले से चला रहा है, अंग्रेज़ों ने भी रखा था। और आज ये वक्फ बोर्ड का कानून में आज तक कभी सुना है किसी मंदिर में मुसलमान रहा हो उसके ट्रस्ट में काम करने में? क्या आप बर्दाश्त कर सकिएगा कि हमारे मंदिर का हम पैसा देते हैं, हमको और चला ले मुसलमान आगे? वो आप चाह रहे हैं कि मदरसा इनका वक्फ बोर्ड में हमारा हिंदू का आदमी दस्तूर है, ये कोर्ट भी संज्ञान लिया है इसका। आप पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, करते कुछ है। ये कुछ नहीं, ये ड्रामा कंप्लीट है। लोगों को ये दिखाना है कि मुसलमान को हम तंग कर रहे हैं और तुम हिंदू एक हो। आज हिंदू सबसे ज़्यादा आगे, आज जितना भी कोर्ट में लड़ रहे हैं वकील साहब, कभी संबल का धन्यवाद देता हूँ कि वह कमाल किया है। कभी संबल ने इतने अच्छे से उसको भी किया है कि बताना मुश्किल है, कि समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग समझ नहीं रहे इसको कर पाएंगे नहीं। लोहा मनवा दिया और आज मजबूर है सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर कि इसको स्टे भी करना है। अभी कुछ जगह पर स्टे भी किया इनका अंतरिम आदेश के तहत। और ये कंप्लीट हड़पने का है कि इसको ज़मीन हड़पो। अच्छा, ज़मीन हड़पना, किसी की आत्मा में ठेस पहुंचाना, ये मकसद आपको लग रहा है कि ये मकसद है और कुछ नहीं।
हरास करना, ये हरास करना। एनआरसी का मामला क्या हुआ? कुछ नहीं, वक्ती तौर पर पूरे हिंदुस्तान में एक रोड पर अरे कोई भी काम कर रहे रोड पर ले आ रहे हैं लोगों को। नोटबंदी क्या, रोड पर लोग लाइन पर लगा हुआ है। अब किसान का मामला, अरे एमएफसी मांग रहा था, वापस भी मांगा था। ये नीतीश कुमार उसको साथ दे रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार क्या बात बताते हैं और खुल के बताते हैं। नीतीश, ये लोग का अपना ढोल फट गया। सेकुलर, ये अपने आप को सेकुलर हल्ला करता था कि मैं सेकुलर है, जिसके नाम पर मुसलमान वोट देता था। आप उसी की हत्या किए। ये भी है चन्नाबाई नायडू ने। दोनों की हालत खराब है। बिहार के मुसलमान एकदम एक आह्वान देने जा रहे हैं, सेकुलर माइंडेड जितने हिंदू हैं जितने वो आह्वान दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इनको कैसा मानते हैं आप लोग? लालू यादव को कैसा मानते हैं? देखिए, लालू यादव ने काम जो कर रहा था किया, लेकिन वो कभी इस तरह का जाति पाति की राजनीति नहीं किया। नहीं। अडवाणी जब आए थे रथ लेके रुकने में, बाबा उसी का इनाम है 15 साल मुसलमानों ने उनको साथ दिया। अच्छा, यानी कि मुसलमानों के बीच लालू यादव भरोसे के लायक रहे और आगे रहे। और आज भी अगर हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हमारे कांग्रेसी लोग भी उनको आगे दिया। अच्छा, उसमें उनके पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि अगर लालू यादव जी सत्ता के लोभी होंगे या सत्ता के लिए, पद के लिए ऐसा कुछ करते, तो 10 मिनट में बीजेपी से हाथ मिलाते और मुख्यमंत्री बन जाते। बिल्कुल। और नीतीश कुमार मटिया मेट हो जाता। हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात है। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया और कदापि नहीं कर सकते वो, जब तक वो जीवित है। पता नहीं आने वाला नया जनरेशन क्या करेगा, क्या होगा, भविष्य क्या लेके जाएगी, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। डोंट या इस पर हम नहीं। लेकिन लालू पे यकीन है। हाँ, लालू पर आज जीवित जब तक रहेगा, वो उसके साथ पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उनको सेकुलर मानेगा। दावे के साथ कर रहा हूँ, उनको सेकुलर मानता है, मानेगा। कुर्सी के लिए नीतीश कुमार की तरह इधर उधर नहीं। अरे नीतीश कुमार को क्या बोले, हंसी आती है। ये पलटू राम का संज्ञा भी दे दिया गया इनको, तब भी नहीं समझ पाए, अभी भी डगमग कर रहे हैं। अरे भाई, मेरे राजनीति में पैसे के साथ हाँ, ये बात सही है कि आपने कुछ काम किया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बिहार का एक नया नक्शा बनाया है, बिहार में काम किया, लेकिन इधर के ई वाला टर्म जो गुजर रहा है, ये टर्म में बीजेपी के साथ जो है वो जहीं तहीं पुल गिर रहे। अब ये क्या बात पुल गिरा, संज्ञान लेना चाहिए, क्यों पुल गिरा भाई, यही बिल्डिंग गिर रही है। अब हर जगह आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, पुल की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन भी गिर गया है। हाँ बिल्कुल, स्टेज पर देख के तो लगता ही है। हम तो गए नहीं है भाई, हमारे नीतीश से हमारा कोई नहीं है, लेकिन उनसे जाति मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीतिक विचारधारा की वजह से जो हम लोग साथ में राजनीति में है, इसलिए उस लास्ट में, चूंकि इंटरव्यू लंबा हो गया, हाँ। लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिए, अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है तो आपका क्या क्या एजेंडा है, खासतौर से अमोर? बहुत अच्छा, ये सवाल हम जानना, यही सवाल नहीं आ रहा था कि ये तो पिताजी का काम था। मेरा महत्वाकांक्षा ये है, देखिए हमारा अमोर इलाका सैलाबी इलाका है, इसको सबसे पहले बचाने की जरूरत है। सुलेमान साहब को भी हमने दिया था, सहरसा को दिया। सुलेमान को कहा कि भाई रसैली के पास रमनी घाट के पास 2 धार था, 2 धार पे एक धार हाजी मुजफ्फर साहब उनको बंद करवा दिए, उसे एक फाटक टाइप का बनवा दीजिए, ताकि वो धार को चालू कीजिए और उससे पानी जब ज़्यादा आएगा तो फाटक खोल दीजिए, पानी निकाल, जिससे पानी का ये चला जाएगा। आपका कटिहार गंगा में जाकर गिर जाएगा। लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। ये सैलाब को बचाने का रास्ता है, जो मेरा मन है, जो मनसा मेरे बाबूजी को था, वो अधूरा काम है, उसको काम मैं करूँगा। अगर भगवान ने चाहा मुझे दिया तो करूँगा। दूसरा काम ये है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बगैर इलाका का विकास नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देखिए जितने मदरसा, हमारे बाबूजी भी मदरसा से थे, उस ज़माने के जितने राजनीतिक, जमीर रहमान साहब, ये हसीब साहब, ये मौजूद रहमान साहब, सब मदरसा से आए थे। उस वक्त मदरसा में पढ़ाई होती थी। अबुल कलाम आजम, अब राष्ट्रपति अबुल कलाम, हमारे वो मदरसा से थे, मदरसा से पढ़ाते थे। आज मदरसा में थोड़ा गिरावट आया, उसको हमको उठाने की ज़रूरत है। सारे मदरसा में इंग्लिश, मैथ, साइंस का टीचर देना होगा हमको, और कंप्यूटर्स की पढ़ाई करनी होगी। सारे मदरसा को हम विकसित करने के रूप में है। सरकार तो वहाँ से कुछ दे रही है, यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उस इम्प्लीमेंट को मैं हर हाल में करके, ताकि हम देखिए, तो और बात बताते हैं, कुरान को हिफ्ज करने वाला हाफिज कहलाता है। जो इतना बड़ा पुस्तक को अपने सीने में छुपा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है।
उसके उसके आप उसके वो अंदर में जो ग्रेविटी है उसको लोग नहीं मान पा रहे। उसको अगर हम उसको सींचे तो लड़का IAS भी बन सकता है, UPSC BPSC भी कर सकता है। उस तरह की हम शिक्षा दीक्षा देने की जरूरत है। हम उस रूप में एक काम करेंगे। और एक काम और हमारा मन में है, जो आप बोला कि आप क्या कीजिएगा, हमारा क्षेत्र जो है किसान बहुमूल्य क्षेत्र, इसका जो भी गल्ला आता है हजूर, मैं इतने बता रहा हूँ आपके माध्यम से, इसको दलकोला बंगाल में बेचना था और वहाँ बिचौलिया लोग उनको किसानों को तितर बितर करके वोट पैसा देते हैं। हम एक 100 सदस्यों का एक किसान समिति बनाऊंगा अमोर में, एक बैसा में बनाऊंगा सदन, और वो एक ट्रस्ट का रूप लेगी। स्मॉल इंडस्ट्रीज होगा जिसमें पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, आपका राइस मिल, आपका वो आपका आटा मिल और चक्की मिल, या इसका वाला जो भी होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज हम, जिससे अमोर का विकास होना है। तो पैसा जब तक नहीं आएगा विकास नहीं होगा। आप चाहते हैं कि वहाँ एक रोजगार का एक नया स्रोत तैयार हो। देखिए सब जैसा हमारे यहाँ बेशंस कर के लड़के बैठे हुए हैं, खेती कर रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। पलायन इसी वजह से हो रहा है। रास्ता नहीं मिला, पलायन हो रहा है। रोजगार सरकार दे नहीं रही है। ये कहते हैं 2 करोड़ देंगे, दिया तो क्या क्या दिया, तो 1 करोड़ तो उल्टे छीन लिया। वो क्या किस बात में पूछिएगा, कैसे छीना, तो छीना ये सब अडानी अंबानी को सब पेश करते चले गए और वो निकालता चला गया। सारा इंजीनियर बन के रोड पर बैठेगा। इनका अपना विज़न नहीं है ना, नेवर। इस देश को हमारा बर्बाद कर दिया। मैं तो ये कहते हैं कि चौथा इकोनॉमिकल आ गए, बर्बाद कर गए। इतना लंबी बात हम आपको नहीं देना चाहते, बहुत टाइम ले लिया आपका। चलिए, अमोर के बारे में आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, विचार है। पार्टी में आपने दावेदारी पेश भी कर दी है। अब पार्टी का निर्णय है कि वो क्या सोचती है, किनको वहां से चुनाव लड़ाती है। जिसको लड़ाई हम आज भी बोल रहे हैं, जिनको ABCD जिसको टिकट देगी कांग्रेस को, जब 20, 25, 35 साल से हम नहीं दावा किया तो आज भी नहीं करेंगे। लेकिन मेरी मजबूत दावेदारी है कि मैंने जो किया है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पिताजी ने काम किया, यही काम करेगा फिर। लेकिन आपके पास एक उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एक विजन है जिसको आपने अभी बताया है ना। तो हो सकता है अगर पार्टी इस पर विचार करे, आपको टिकट दे, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए आपने बहुत कुछ सोच के रखा। अरे सबसे बड़ी कमाल बात है कि मस्तान साहब का हम अच्छे नहीं कर रहे हैं और ना उनके बगल का एक गांव है तेलंगाना, गांव को जोड़ने के लिए अब तक कोई क्लियर नहीं। हम उस तरह का जहाँ छूटा हुआ है, एक मिसाल दिया, जैसे आदांग में गाँव नहीं, रोडे नहीं, ऐसे जहाँ पर एकदम टच ज़रूरी है, पहला काम वो मेरा रहेगा। ये छूटे वो पूरा आपने बना के रखा है। हाँ, हमें मैप पूरा तैयार है। अगर आप मौका पार्टी ने दी और विजय हुए तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला मैं करके दिखाऊंगा। वैसा ही करूंगा जो अब हमारे पिताजी किए, तब उनके बात को आगे बढ़ा के लोग जाने कि इतिहास इन लोगों के परिवार का इतिहास है, ये आगे विकास का। दानिश जी, आपने कोसिया लोग को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद भाई। आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन बातें की, कई मुद्दों पर बातें की। हमारी बातों से कुछ लोगों को बुरा लगा हो, मैं समझ आता हूँ। इसमें बुराई वाली तो कुछ बात दोनों विधायक और भूतपूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन के बारे में बताया कि वो उन्होंने बांध बनाया, इसलिए इसका खेद हो, मैं खेद करता हूँ। लेकिन ये कहता हूँ जो सच्चाई थी मैंने बताया। अगर इसमें आपके हिसाब से जो सही है आपने वो बातें बताइए। अब ये जो निर्णय लेना जनता का काम है, पार्टी का काम है। दानिश जी हैं और इनका भी आपने पूरा इंटरव्यू सुना, देखा। साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर इनको मौका मिलता है तो इनके पास एक मजबूत विज़न है। पिताजी ने इनका जिस तरह से मजबूती के साथ काम किया और उनके कामों को आज भी अमोर के लोग याद करते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करें। और इनका जो विज़न है उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, वो इनका कहना है कि वो काफ़ी मजबूत है और जब तक उस पर काम नहीं होगा तो उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अगर इनको मौका मिलता है तो निश्चित रूप से उस पर काम होगा और उस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। कोसियालों के लिए मैं संजय कुमार। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।